हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। नेक्स्ट पार्ट अपन ने कल लिविंग वर्ल्ड में कहाँ तक पढ़ लिया था। हमारे चल रहे थे अभिलाक्षणिक गुण। उसमें हमने फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़ा था? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा था? मेटाबॉलिज्म। और थर्ड नंबर पे पढ़ा था ग्रोथ। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ नंबर पे रिप्रोडक्शन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों की दोनों थे हमारे अभिलाक्षणिक गुण। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी अभिलाक्षणिक गुण था सजीवों का, और मेटाबॉलिज्म भी अभिलाक्षणिक गुण था। ग्रोथ के अंदर यदि बोले कि इंटरनल और इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इंटरनल, तो ये होती है हमारी यदि इरिवर्सिबल इंटरनल ग्रोथ होगी तो वो होगी अभिलाक्षणिक गुण। अब आता है रिप्रोडक्शन। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनक के द्वारा डॉटर सेल्स बनाना। जो पेरेंट है वो बना रहे हैं डॉटर को, ठीक है, पेरेंट बना रहे हैं डॉटर को। रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है। सरल जीव भी जनन करते हैं, जटिल जीव भी जनन करते हैं। हम लोग भी रिप्रोडक्शन द्वारा हमारी संततियां उत्पन्न करते हैं। और क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, अमीबा ये सब भी जनन करते हैं। और पेड़ पौधों के अंदर भी जनन पाया जाता है। तो फिर जनन जो होता है वो दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट नंबर पे आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जिसके अंदर गैमेट्स काम में आ रहे हैं, गैमेट्स यूज आ रहे हैं, मेल प्लस फीमेल गैमेट बनकर जायगोट बनाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। तो ये तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लाइक पेरेंट लाइक डॉटर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है जैसा पेरेंट होगा वैसा डॉटर होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक तो मदर से आता है एग और फादर से आता है हमारा स्पर्म। तो दोनों के अंदर डीएनए भी अलग अलग होते हैं, डीएनए अलग अलग होते हैं, डीएनए अलग अलग होते हैं। तो फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जब वो मिलते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से है ना, हम लोग हमारे पेरेंट्स से हूबहू नहीं होते, बिल्कुल सेम नहीं होते। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये बिल्कुल सेम होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है। तो सबके अंदर रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये अभी तो ये पता करेंगे कि अभिलाक्षणिक गुण है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं तक था, इतना ही पढ़ना है अभी के टाइम में। सिर्फ मतलब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में फर्स्ट नंबर पे आता है द्विविभाजन। द्विविभाजन किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर। इसके अंदर जो सेल होती है ना वो खांच बनाती है और धीरे धीरे करके दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। तो इसको बोलते हैं द्विविभाजन। दूसरा होता है खंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन। खंडन, खंडन, खंडन उन जीवों के अंदर होता है जो कि तंतु तंतु की तरह होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये फ्रेगमेंट टूटते हैं अलग अलग और एक नया जीव बनाते हैं, जैसे नॉस्टॉक। उसके बाद आपने सबने पढ़ा होगा मुकुलन के बारे में, बडिंग। बडिंग होती है ईस्ट के अंदर, हाइड्रा के अंदर। तो बडिंग के अंदर क्या होता है, ये उसकी पेरेंट ईस्ट सेल है। तो फिर ये इसके ऊपर से एक बर्ड निकलती है, छोटी सी। ये बर्ड अलग होकर एक नया जीव बना देती है।
इनके अंदर क्या है, ना तो कोई गैमेट बन रहा है, ना ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ना ही फर्टिलाइजेशन के टाइम पर कोई क्रॉसिंग ओवर होता है, तो फिर ये पेरेंट के बिल्कुल समान जीव बनते हैं। प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपने वो फोर्थ नंबर पे कमल, कलम कलम काटना सुना होगा, जिसको रोज गुलाब का पेड़ है, देखा होगा आपने, गुलाब का पेड़ कैसे लगाते हैं, टहनी काट के। टहनी काट के आप किसी चीज को लगाओगे, किसी पेड़ की टहनी ली, उसको मिट्टी में डाल देते हैं और यहाँ से फिर पानी करके वो अपने आप नई नई लीव्स आने लग जाती हैं, उसको बोलते हैं कलम। तो उस कलम से जो पेरेंट पेड़ था गुलाब का, उसकी टहनी तो काटी है, उसमें कोई तो जेनेटिक डिफरेंस आएगा नहीं, तो वो सेम होते हैं। तो ये तो रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही था कि रिप्रोडक्शन क्या है क्या नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिप्रोडक्शन में ही आता है कि सजीवों का ही लक्षण है ये भी। फिर आता है रिप्रोडक्शन। तो फिर पर आप बोलोगे कि सारे सजीवों में पाया जाता है क्या रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन अभिलाक्षणिक गुण है या नहीं है? पर इसके एक्सेप्शन है। तो आप रिप्रोडक्शन को अभिलाक्षणिक गुण नहीं कह सकते, इसके एक्सेप्शन है खच्चर, हनी बी के जो ड्रोन्स होते हैं एन, जो पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं, वो ड्रोन कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, खच्चर कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इनफर्टाइल इनफर्टाइल जो कपल्स होते हैं वो कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो क्या ये लोग सजीव नहीं है क्या? ये लोग भी सजीव हैं। तो इसलिए रिप्रोडक्शन, उसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। ठीक है, या इसमें यही इतना ही है कि अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। और क्यों नहीं है? जैसे अपने वो जितने भी वो वाले जीव होते हैं ना, जैसे खच्चर क्या होता है, डंकी एंड मेयर से मिलकर बना रहता है ना, तो ये जो संकर से बनते हैं ना, वो जीव खुद की संततियां पैदा नहीं कर सकते, उन्हें लैब में ही बनाया जाता है। तो रिप्रोडक्शन हो गया हमारा। अब फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है चेतना, कॉन्शियसनेस, चेतना। ठीक है, चेतना क्या होता है? ये सबसे कॉम्प्लेक्स गुण है सजीवों का। चेतना जो है कॉम्प्लेक्स गुण है सबसे ज्यादा सजीवों का। चेतना क्या होती है? चेतना का मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी सजीव है, जैसे हमने एक कोशिकीय अमीबा, एक कोशिकीय अमीबा बनाया, इसको आप सुई पिन करो, निडल, ठीक है, तो फिर ये इसकी प्रतिक्रिया दिखाता है, ये इसकी प्रतिक्रिया दिखाता है। तो चेतना का मतलब है कि कोई भी बाह्य उद्दीपन, कोई भी स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन सजीव जो होते हैं ना, वो स्टिमुलेशंस के प्रति अपना रिस्पांस देते हैं, रिस्पांस, इस चीज को बोलते हैं चेतना। तो सजीव, जितने समस्त सजीव है ना, जैसे वो पेड़ हो ना, तो पेड़ वाले भी चेतना, पेड़ पौधों में भी चेतना होती है, हमारे अंदर तो चेतना होती है। हम गर्म चीज को टच नहीं करते, ना तो हम गर्म चीज को टच करते हैं, ना हमें पता रहता है यहाँ खतरा है, तो मान लेते हैं धूप से हमारी स्किन स्टिमुलेट होकर रिस्पॉन्स करती है कि अंदर चले जाओ। ठीक है, ये चेतना है। स्टिमुलेशन तीन तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल, फिर आता है केमिकल, फिर आता है बायोलॉजिकल। फिजिकल स्टिमुलेशन वही है, कुछ चीज चुभ रही है, निडल, प्रकाश, ध्वनि, टेम्परेचर। केमिकल है जैसे एसिड, बेस, सॉल्ट, ये है अदर, अनोदर एनिमल। ठीक है, फिजिकल स्टिमुलेशन है जैसे लाइट, जो प्लांट्स होते हैं जहां लाइट रहती है उसकी तरफ रिस्पॉन्स करते हैं, कि उसकी तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं जो प्लांट होते हैं। हम लोग रिस्पॉन्स कैसे, ध्वनि के प्रति कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? किसी जगह तेज साउंड आ रहा होता है तो हम लोग कान बंद कर लेते हैं, तो वो हमारी प्रतिक्रिया रहती है। सेम ऐसे छोटे छोटे जीव
जितने भी जीव हैं, या तो कीट हो या कुछ भी हो, वो सब खाने की स्मेल से इन सब के लिए अपना रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जो रिस्पॉन्स नहीं देता हो। यदि वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा ना, तो उसका मतलब है वो नॉन लिविंग है। यदि वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो इसका मतलब है वो लिविंग है। तो मतलब एक बात पता चल गई कि जैसे प्रकाश के प्रति प्लांट, प्रकाश का पता ही है कि यदि किसी अंधेरे कमरे में पौधे को रख देते हैं ना, तो जिस जगह से लाइट आ रही होती है ना, पौधा उधर की तरफ मूव करता है, क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस करना रहता है। दूसरा, कुछ पौधों का दीप्तिकाल होता है, कुछ पौधों का दीप्तिकाल होता है कि उसे उतनी लाइट तो चाहिए, तभी वो उसके अंदर फ्लावरिंग होती है, उसके अंदर पुष्पन होता है। तो वो जैसे एक टेम्परेचर, टेम्परेचर एक मस्ट हमारा स्टिमुलेशन है। क्यों? हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 38 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि बाहर की तरफ सॉरी, यदि बाहर की तरफ 37 डिग्री से ज्यादा या कम होता है ना, तो हम उसके लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। यदि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम पसीना निकाल कर उसको ठंडा करते हैं, और यदि टेम्परेचर कम होता है तो हम कांपने लग जाते हैं। तो वो सब उसको मैनेज करते हैं, मतलब सब स्टिमुलेशन करते हैं। जैसे एसिड है, हमने किसी लैब में ट्रे के अंदर कोई भी छोटे जैसे प्लेटी एलिमेंट डाल दिए, तो उसके ऊपर अपन एसिड डालते हैं ना, जिस जगह से एसिड डालते हैं तो वो उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। एसिड से, बेस से, सबसे सब लोग रिस्पॉन्स करते हैं। बायोलॉजिकल, जैसे बिल्ली चूहे को देखकर भागती है, तो वो अपना फूड देखा उसने और वो उसकी तरफ भाग रही है, तो एक अनदर शेर को देख के हम शेर को देख के रिस्पॉन्स करता है, तो वो स्टिमुलेशन है, हमारे फिजिकल बायोलॉजिकल स्टिमुलेशन है, जिसको देख के हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टिमुलेशन है। तो एक बात पता चल गई, चेतना क्या होती है? चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि आप किसी भी स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो वो चेतना है। ठीक है, वो चेतना है। तो अब बोल सकते हैं कि चेतना अभिलाक्षणिक गुण है या नहीं है? अभिलाक्षणिक गुण है, चेतना एक अभिलाक्षणिक गुण है। फिर आता है कि एक वर्ड है स्वचेतन। ये आपने सुना होगा, स्वचेतना। स्वचेतन या स्वचेतना? स्वचेतना क्या है? स्वचेतना ओनली ह्यूमंस के अंदर। इसका मतलब है कि वो अच्छा बुरा सोच सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। जैसे कोई डॉगी है, तो हम बोलते हैं कि भाई उन्हें लव फील होता है, नहीं होता। मतलब ह्यूमंस के अंदर सचेतन होता है, ह्यूमंस के अंदर सचेतन होता है, उन्हें पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। लेकिन पेड़ों को नहीं पता उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। कुत्ते, बिल्ली, शेर को नहीं पता उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो सचेतन जो है ना, वो सजीवों का विलाक्षणिक गुण नहीं है, सजीवों का विलाक्षणिक गुण नहीं है, वो सिर्फ मनुष्यों का विलाक्षणिक गुण है। फिर एक एनसीईआरटी में चेतना के अंदर ही दिया हुआ है, चेतना के अंदर ही दिया हुआ है कि जो इंसान कोमा में रहता है ना, तो वो कोमा में रहने वाले इंसान को आप क्या बोलोगे? कोमा में कोई इंसान है तो उसको क्या बोलोगे? क्या वो, क्योंकि कोमा में जो इंसान रहता है ना, उसके आप सुई चुबाओगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्या वो सजीव नहीं है? यह है। कोमा में कोई इंसान रहता है ना, तो उसके बारे में बोलते हैं ना तो वो जीवित बोलते हैं उसको, न ही मृत बोलते हैं, बल्कि इसका राइट आंसर रहता है कि उसका जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क, वो डेड है। कोमा में जो इंसान रहता है ना, तो वो सजीव है ना निर्जीव है, बल्कि उसका मस्तिष्क जो है ना वो डेड है। तो चेतना होगी। अब हम पढ़ेंगे 6th नंबर पर, चेतना होगी। चेतना के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि कोमा वाला इंसान जो है ना, ना तो सजीव है ना निर्जीव है। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? आप लोगों को पता है कि कोशिकाओं के आधार पर जीव दो तरह के होते हैं, तो मोनोसेल्युलर, मोनोसेल्युलर, सेकंड होता है मल्टीसेल्युलर। मोनोसेल्युलर के अंदर एक ही सेल होती है, वन सेल। मल्टीसेल्युलर के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो सेल्स सबको पता है, 7th में पढ़ लेते हैं ये बात, तो कि सेल मिलकर क्या बना
ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कोई भी चीज, जैसे एक ऊतक है हमारे अंदर, मसल्स ऊतक है, तो मसल्स ऊतक का है ना, मसल्स ऊतक की जो कोशिकाएं हैं मसल, जैसे हमारे सबसे पहले हम पढ़ते हैं मसल्स टिश्यू, ठीक है, उसकी एक सेल है मसल्स। तो इस मसल्स का है ना अकेले कोई वो नहीं है वैल्यू। यदि ये मसल्स इकट्ठी रहकर एक संगठन बनाकर वर्क करेंगी ना, तो इसकी वैल्यू है। जैसे हम प्लांट के अंदर हमारा जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू के अंदर 4 अवयव होते हैं, वेसल्स, ट्रैकेट्स, पैरेन्काइमा एंड बरनऊतक। तो जाइलम टिश्यू के अंदर होते हैं वेसल्स, ट्रैकेट्स, पैरेन्काइमा और डेड सेल्स जो उसे सहारा प्रदान करती हैं। लेकिन यदि सिर्फ वेसल्स की इंपॉर्टेंस पूछे ना, तो वेसल्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यदि ये चारों चीजें इकट्ठी रहकर, ये चारों चीजें एक साथ रहकर यदि काम करती है ना, तो जाइलम टिश्यू की वैल्यू है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब रहता है कि परस्पर क्रियाएं करती है ना, यदि उनके संगठक चीजें यदि परस्पर क्रिया करती है ना, तो वो सजीव बनते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी एक अभिलाक्षणी गुण है, चेतना भी अभिलाक्षणी गुण है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है। रिप्रोडक्शन नहीं है क्योंकि बहुत सारे सजीव ऐसे हैं जो बेचारे जनन नहीं कर सकते। फिर आता है हमारे एनसीईआरटी की एक लाइन है कि सजीवों के अंदर और कौन से गुण पाए जाते हैं। सजीवों के अंदर हमारे पाया जाता है क्या, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? डीएनए से डीएनए का बनना। जितने भी सजीव हैं उन सबके अंदर कोई ना कोई जेनेटिक पदार्थ होता है, या तो वो डीएनए हो सकता है या फिर वो आरएनए हो सकता है। ठीक है, तो मतलब जितने भी सजीव हैं वो सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं और उन सबके अंदर डेवलपमेंट होता है। जितने भी सजीव पहले सरलतम जीव हुआ करते थे, उसके बाद जटिलतम जीव आए, तो सबके अंदर डेवलपमेंट है, सबके अंदर रेप्लिकेशन है, सबके अंदर डेवलपमेंट है, सब विकास दिखाते हैं और सबके सब पारस्परिक क्रिया करते हैं। कोई भी सजीव पारस्परिक क्रिया, कोई भी सजीव अकेला नहीं रह सकता। इस पूरी जो अर्थ है ना, उसके ऊपर किसी भी सजीव का अकेले कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर अब आप सबको पता चल गया कौन कौन से आधार होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। और एक चीज है कि जब अर्थ का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट और ये सब बने थे। तो सभी सजीव है ना एक कॉमन जेनेटिक पदार्थ को अपने अंदर रखे हुए हैं कि सबके पेरेंट्स एक ही थे एक टाइम पर। तो मतलब वो जेनेटिक पदार्थ कभी खत्म नहीं हुआ, वो सबके अंदर है थोड़ा करके। तो ये भी एक सजीव का लक्षण है। तो सजीवों के अभिलाक्षणी गुण हमारे पूरे हो गए। लिविंग वर्ल्ड का पहला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या है? बायोडायवर्सिटी, बायो मतलब लाइफ, डायवर्सिटी का मतलब है विविधता, कितने जीव हैं कितने नहीं है। ये वर्ड है ना एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है डब्ल्यू.जे. राशन। बायोडायवर्सिटी, विविधता, फॉर्म्स। डब्ल्यू.जे. राशन ने दिया था बायोडायवर्सिटी वर्ड। सजीव जगत में इतनी विविधता है, इतनी विविधता है। आप लोग कभी किसी जंगल में जाते हो ना, तो आपने अपने आसपास ही इतने तरीके के पेड़ पौधे देखे होंगे। पीपल, बरगद, नीम, घास, इतनी तरह की तो घास होती है कि उनकी संख्या नहीं है। अभी तक मतलब हमने हमारी पृथ्वी पर पूरी चीजें तो ढूंढी भी नहीं है कि कितने सजीव है कितने नहीं है। फिर भी एक है कि 5.7 to 5.8 मिलियन जातियां रहती हैं। ये पूरे टोटल सजीव हैं जिनके अंदर प्लांट भी हैं और एनिमल्स भी हैं। इसके अंदर फिर आता है 1.2 और 0.5 मिलियन, 1.2 मिलियन। ये तो है प्लांट,
और ये है एनिमल। एनिमल के अंदर भी 0.7 मिलियन ऑर्थोपोड्स, 0.5 मिलियन मिलियन ये है ऑर्थोपोडा, ये है अदर। तो प्लांट से ज्यादा विविधता पाई जाती है हमारे एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा जिनके अंदर विविधता पाई जाती है वो है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के एग्जांपल कौन कौन से हैं? कॉकरोच, कॉकरोच और स्पाइडर, ये सारे एग्जांपल है। तो इनके अंदर है ना स्केलेटन पाया जाता है, स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन पाया जाता है इनके अंदर। डायरेक्ट रेस्पिरेशन के लिए वैक्यूम वो ट्रैकेट्स पाया जाता है जो कि डायरेक्ट वो O2 प्रोवाइड करवाते हैं। ये कुछ कारण है जिनकी वजह से बहुत ज्यादा है पृथ्वी के ऊपर। विविधता, जैव विविधता का मतलब, जैव विविधता का मतलब है कि हमारी पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, कितने प्रकार के सजीव पाए जाते हैं, वो होती है यहाँ की जैव विविधता। जैव विविधता वर्ड दिया था डब्ल्यू.जे. रॉसन ने, जैव विविधता वर्ड दिया था डब्ल्यू.जे. रॉसन ने। जैव विविधता के अंदर हमारी पृथ्वी पर अभी तक खोजे जा चुके हैं 1.7 to 1.8 मिलियन जीव। ठीक है, इसके बाद एक IUCN, ये एक संस्थान है जो कि पता लगा, जो कि नई नई खोजें हो रही है ना, ये बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड एक संस्थान है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये होती है IUCN की फुल फॉर्म। बायोडायवर्सिटी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादप जंतु तथा सूक्ष्म जीव पृथ्वी की जैव विविधता कहलाते हैं। जैव विविधता की डेफिनेशन पता चल गई, जितने प्रकार के पादप हैं, जितने प्रकार के एनिमल्स हैं, जितने प्रकार के सूक्ष्म जीव है, वो सब बायोडायवर्सिटी है। बायोडायवर्सिटी है, अर्थ के ऊपर बायोडायवर्सिटी है, और तो कोई ग्रह है नहीं जिसपे बायोडायवर्सिटी है। बायोडायवर्सिटी के लिए एक संस्थान है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कितने 1.7 मिलियन है जितने भी जीव है ना वो सारे। फिर उसके बाद हम बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी इतनी बायोडायवर्सिटी है ना कि आप एक एक जीव को पढ़ नहीं सकते। एक एक जीव को पढ़ने बैठोगे ना तो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी पर जीव नहीं खत्म होंगे, इतने तरीके के जीव हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नामकरण। नामकरण क्यों जरूरी है मुझे तो ये बताओ, नामकरण क्यों जरूरी है? नामकरण इसलिए जरूरी है, एक प्लांट होता है लिली, उसका है ना डच लैंग्वेज में, फ्रांस लैंग्वेज में, हमारे इंडिया में उसके कोई 100 प्लस नाम है लिली के, 100 प्लस नाम है। तो मुझे बताओ कि आप जब उसको पढ़ने बैठोगे तो आप कौन से नाम से उसको आइडेंटिफाई करोगे? आपको तो नाम ही नहीं पता उसका। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, जैसे हाँ आपने वो खेजड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ा है ना, कुछ लोग उसे खेजड़ी बोलते हैं, कुछ लोग उसे शमी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको कुछ और बोलते हैं। तो ये नामों का कंफ्यूजन खत्म करने के लिए एक पद्धति है जिसे बोलते हैं नोमेनक्लेचर पद्धति। नोमेनक्लेचर पद्धति के अंदर नोमेनक्लेचर दो तरह से कर सकते हैं, एक तो होता है वर्नाकुलर, वर्नाकुलर सिस्टम, दूसरा साइंटिफिक। तो ऑब्वियसली हम साइंटिफिक सिस्टम पढ़ेंगे। वर्नाकुलर का मतलब होता है साधारण नाम, जैसे जो है खिचड़ी है, नीम है, नीम थोड़ी बोलते हैं बाहर के देशों में उसे, नीम है, पीपल है, ये सामान्य नाम है जो आप अपनी स्थानीय भाषा के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। तो पर ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है क्योंकि ये बहुत सारे नाम हो सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं। तो इसके लिए नोमेनक्लेचर रखा। तो वो नोमेनक्लेचर की पद्धति में किसने करा था? कैरोलस लिनियस।
कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ नोमेनक्लेचर है ये, कैरोलस लिनियस। इन्होंने अपना नाम भी साइंटिफिक तरीके से रखा है, ये कैरोलस लिनियस। पहले इनका नाम कार्नवॉल लिन था, ठीक है, ये इन्होंने कैरोलस लिनियस रखा। इससे पहले भी गैस्पर्ड बोहेम थे, इन्होंने नोमेनक्लेचर शुरू करा था, पर फेमस ये हुए थे, तो फादर भी यही है। पर ये इन्होंने इससे पहले पता कर ली थी ये चीज, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर जो होता है ना, वो एक ऐसा नाम है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी पृथ्वी के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जब आप पढ़ोगे ना तो वो एक ही होता है। इसलिए नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको किसी चीज को पढ़ना है ना तो एक नाम रखना होगा, तो उसे बोलते हैं साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। अब हम पढ़ते हैं साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के अंदर क्या क्या आता है। अब ये वर्नाकुलर सिस्टम की कमियों के बारे में तो पता चल ही गया कि क्या क्या कमियां हैं इसकी। कमियां तो है ही, क्योंकि इतने सारे नाम हैं, तो यदि आप पढ़ने बैठो ना तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओ कि क्या है क्या नहीं है। तो अब आता है हमारा साइंटिफिक, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, ठीक है। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की फर्स्ट बात होती है, नाम जो है वो लैटिन लैंग्वेज में होगा। अब कोई पूछे भाई लैटिन लैंग्वेज में क्यों होगा? लैटिन लैंग्वेज है ना सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, इस वजह से लैटिन में नाम रखा जाता है। क्योंकि जो लैंग्वेज सबसे ज्यादा एरर वाली लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश, क्योंकि वो इतने लोगों के द्वारा बोली जाती है, लोगों ने अपने कंफर्ट के लिए उसे अपने अकॉर्डिंग कर लिया, कि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स चेंज कर लिए, तो इसलिए लैटिन लैंग्वेज ये सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि लैटिन में रखेंगे हम, कि लैटिन में लिखा जाएगा। फिर जैसे मैंगो, आप पहले एक साइंटिफिक नेम देख लो, मैंगो है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज में होते हैं वर्ड, ये होता है हमारा वंश या जीनस, ये होती है जाति, जिसे बोलते हैं स्पीसीज, ठीक है, जाति स्पीसीज। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर होता है, इसको बोलते हैं द्विनामकरण पद्धति, द्विनामकरण सिस्टम, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। वंश और जाति, वंश का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जाति का जो होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। उसके बाद आता है मैन। बस आपकी क्लास आज यहीं तक है, फिर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर watching